अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख महमूद हाईटेक टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हैदराबाद तेलंगाना में इलेक्शन का गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। हर पार्टी अपनी अपनी कैंपेनिंग में पद यात्रा में लगे हुई है। कोई पार्टी के पास मैनिफेस्टो है तो कोई पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम है, कोई पार्टी के पास डेवलपमेंट है। तो हमारे साथ मौजूद है याकूबपुरा कैंडिडेट अमजदुल्ला खान खालिद। आइए इनसे कुछ चंद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले आपका एक सवाल है, आज असदुद्दीन साहब दौरा था याकूबपुरे में। सबसे पहले आज स्टेज पे आते ही उन्होंने ये कहा है अमजदुल्ला खान जो एक बल्दिया की कॉर्पोरेटर सीट नहीं बचा सके वो क्या मुकाबला करेंगे एमएलए की सीट से। सबसे पहला सवाल, इसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि शायद उन्होंने जो है या तो उनको मालूमात नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी 2 मरतबा सिटिंग कारपोरेटर रह चुका हूँ। 2002 से लेके 2007 तक एक मरतबा कारपोरेटर था, फिर 2009 से लेके 2014 तक कारपोरेटर था। पहली मरतबा मैं चंचलगुड़े का कारपोरेटर था तो वो सीट को रिज़र्व कराई और पूरा बाइफरकेट कर दिया सीट को। फिर मैं दूसरी मरतबा आजमपुरे से इलेक्ट रहा, अल्लाह ताला आजमपुरे से लड़ा है। इन्हें पहली सीट को बीसी करे, फिर दूसरी सीट को जो है लेडीज़ कर दिए। तो अब आप बताइए कि आप मेरी सीट को रिज़र्व कर दे रही, बीसी कर दे रही। तो मैं जो है फिर मेरी वाइफ को लड़ाया था इलेक्शन। तो लास्ट मोमेंट में क्या किए ये लोग, मेरे जो 16-3 के 10,000 वोट निकाल के जो है छोनी डिवीज़न में डाल दिए। मैं कोर्ट को गया, कोर्ट से भी हमको इंसाफ नहीं मिला। तो आप जो है पूरे हालात टाइट करके अब आप इन्हों एक कारपोरेटर नहीं जीत सके, एमएलए क्या जीतते बोले तो किस्मत की बात रहती। तो बहरहाल मिसयूज़ हुआ, यानी वो तो कारपोरेशन इलेक्शन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत ही रहता, पुलिस उनकी रहती, सब चीज़ें उनके रहते। बहुत हरासमेंट। मैं घर से निकला, कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लेते, पोलिंग एजेंटों को गिरफ्तार कर लिए। तो इतना हरासमेंट में अब आज़म खान भी हार गए इलेक्शन, आज़म खान के बेटा भी हार गया इलेक्शन। तो अब उसकी मिसाल कुछ नहीं है कि आप जो है अपनी इख्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं हो सकता वैसा। अल्लाह दिलों का हाल जानने वाला है और अल्लाह फैसला करने वाला है। अमजदुल्ला खान का भी जो पार्टी का बैरोमीटर है वो ओल्ड सिटी से निकल के न्यू सिटी तक, नामपल्ली तक भी नहीं पहुंचता। याकूबपुरा, चंद्रनगुट्टा, तालाबगुट्टा, एमबीटी का बैरोमीटर खाली ये जगह रहता। नामपल्ली से भी आप लड़ सकते थे, गोशा महल से लड़ सकते थे। पब्लिक का ये कहना है खाली आप सोशल मीडिया पे आके तनकीद करते हैं। नो एमएम वाले राजा सिंह के अपोजिशन में कैंडिडेट नहीं उतारे, इलेक्शन नहीं लड़वाए, इसके ऊपर क्या कहना? नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी जब शुरू में बनी थी, जब हमारे कने 2 एमएलए थे, मैं में एक ही एमएलए था। जब आप ये जो नामपल्ली की बात बोल रही हैं, पहले वो आसिफ नगर था वो। तो आसिफ नगर में डॉक्टर विजारत रसूल खान एमबीटी के कैंडिडेट थे, तो बिल्कुल 1400 वोट से हारे थे उन्हें, एमबीटी के कैंडिडेट। और उसके बाद में ये हुआ कि हमारे पार्टी में जो 2 एमएलए थे, एक एमएलए जाके ये असदुद्दीन ओवैसी उनको उनकी पार्टी में ले लिए। फिर 99 में जो है सेम ऐसी पूरा हुकूमत का, मिशनरी का, पैसे का बेजा इस्तेमाल। तो खान साहब मेरे वालिद जो है वो बिल्कुल एक वर्कर आदमी थे। अब आप उनको 10 करोड़ रुपए खर्चा करके उनको इलेक्शन हरा दिए। फिर उसके बाद में बहरहाल उनका मेन फोकस क्या रहता है मैं वालों का या अवैसी परिवार का, बोलिए आप, कि वो लोग जो है उनको बीजेपी से लड़ना नहीं है, उनको कांग्रेस से लड़ना नहीं है, उनको किसी से लड़ना नहीं है। उनको सिर्फ सुबह से शाम तक एक ही फिक्र रही थी कि मैं एमबीटी को कैसा ख़त्म कर दूं। ये उनके वालिद की भी यही ख्वाहिश थी, ये आरजू लेके बेचारे चले गए। इनकी भी एक ख्वाहिश और एक ही आरजू है दोनों भाइयों की कि ये अमानुल्लाह खान की फैमिली को हम बिल्कुल ख़त्म कर देना, सियासी मौत मार देना, इनको जो है हर चीज़ से परेशान कर देना। तो आप देखिए कि हैदराबाद के 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आज के दौर में जो है कोई भी इलेक्शन लड़ना कैंडिडेट बनना बोले तो आज का इलेक्शन जो है, अगर आप शरीफाना भी अगर असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं
तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक कैंडिडेट 10 करोड़ से कम कोई खर्चा नहीं कर रहा। अब आप बोल रहे हैं मैं नामपल्ली से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं वहाँ से नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ से। तो हर अच्छे कैंडिडेट को अगर आप पेश करें, हम जैसा हम बहादुरपुरे में बेहतरीन कैंडिडेट को हम पेश करें, अब उसके ने कोई उसको हेल्प करने के लिए राज़ी नहीं है, कोई मदद करने के लिए राज़ी नहीं है। आप देखिए अब जैसा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो अब हमारे भी बहुत हालात ख़राब है, उसमें हम हालात में इलेक्शन लड़ रहे हैं कि किसी को बोल रहे हैं जलसे कराने के लिए, कोई जो है प्रिंटिंग का। तो लास्ट टाइम भी जो फरत खान साहब की हारने की वजह थी, ये आखिरी 3 दिन में बहुत पैसे बांटे वो लोग, तकरीबन हमारे लोगों को रुपए वाले को 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे दिए। और पुलिस का इतना हरेसमेंट था लास्ट टाइम, तो बाबा 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 पूछिए मत आप, यानी एक एक नाके को 50-50 लाख रुपए दिए थे वो लोग लास्ट टाइम। तो अब जैसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, पर गोशा महल उनकी नहीं लड़ने की वजह ये है कि वो रिटर्न गिफ्ट है। वो जैसा इनू जाके पूरा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ पर भी बीजेपी को जिता के आ रहे हैं, और बाज़ जगह पे इन्हों जाके कांग्रेस को कमज़ोर करके आ रही, ममता बनर्जी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही। तो धीरे धीरे क्या हो गया, इनको एक्सपोज हो गए लोग, इनकी जो है दुकान नहीं चल रही। अब कर्नाटका में आप देखें पूरे मुसलमान एक साइडेड होके, अब यहाँ पर भी देखिए आप केसीआर की तायद कर रहे होंगे। आप देखिए 9 साल में 5 मस्जिदें शहीद हो गए, 5 मुस्लिम बच्चे आले एनकाउंटर में मर गए, 50 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए, वफ़ की जायदादें तबाह हो गई। हाल ही में अब्दुल खदीर नामी एक शख्स को वहाँ पर मार दिए, और आपके मेदक में लाकअप डेथ हो गया, आज की तारीख तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। और उसके बाद में जो है नहीं वो कि नए मामू से नकटे मामू अच्छे, नकटे मामू की तायद करो। आप जो है मामू आज बोल रहे हैं आप कि कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है बोल के, कल तक यही कांग्रेस के गोद में थे आप यूपीए 1 यूपीए 2 में, फिर आज आप आके बोल रहे हैं कि नहीं बीआरएस अच्छी है बोल रही। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि राजा सिंह जिंदा रहना, ये एक राजा सिंह की बात नहीं है। पहले आपको मालूम होना चाहिए, बदमवाल रेड्डी था एक, वो बदमवाल रेड्डी क्या करता था, हर थोड़े दिन को एक स्टेटमेंट देता था उन्हें कि मैं चार मीनार को मंदिर बना देता हूँ, मैं बीजेपी का झंडा लहरा देता हूँ। तो उसको ज़िंदा रखते थे नू, यानी इंटरनल इनकी उनकी दोस्ती थी, उसको जिताते थे। बाद में क्या वो बदमवाल रेड्डी फीका पड़ गया, फिर उसके बाद में परवीन तोगाड़िया को इन्हें जिंदा करे। हर साल परवीन तोगाड़िया आए ना इलेक्शन के करीब में आता, माँ वो चार मीनार की मंदिर में पूजा करता, कुछ तो भी एक बयान दे के चले जाता उन्हें, पोलराइजेशन होता, वोट पोलराइजेशन। तो राजा सिंह मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन और अकबरुद्दीन की ज़रूरत है उन्हें, उसको ज़िंदा रखेंगे तो राजा सिंह ऐसे अल्फाजा देंगे, ऐसे बयाना देंगे जिसकी वजह से जो है मजलिस को फ़ायदा होगा, पोलराइजेशन ऑफ मुस्लिम सॉर्ट होंगी। तो अब आप देखिए कल तक हमारे को नहीं बोलते थे इन्हों बीजेपी के एजेंट है, वो एमबीटी वाले, आज सारा हिंदुस्तान इनको बीजेपी का एजेंट बोल रहा। इनके ही आदमी एक जो साबिक कारपोरेटर कल रिज़ाइन दिए, आप उनका स्टेटमेंट देख लो ना भाई, ही वॉज रेडी टू फाइट। ख्वाजा बिलाल जो है इलेक्शन लड़ने के लिए राजी थे उन्होंने, तो या तो मजलिस से लड़ाना था, हर जीत आखिल जीत रहा, बीजेपी अव्वल जीत रही, एक बार लड़ा के तो देखना था क्या होता बोल के, नहीं करे। लास्ट टाइम में टीआरएस बीआरएस पार्टी की तायद करे, उसको जो है जो बीआरएस पार्टी के इन्होंने तायद करे थे लास्ट टाइम, उसका नाम था, मेरा नाम भूल रहा हूँ उसका, उन्हें जो है पहले बीजेपी का एमएलए था, उन्हें बीजेपी से बीआरएस में आया, उसको इन्हें तायद करे। अब जो नंद किशोर व्यास जो बीआरएस का उम्मीदवार है, इन्हें भी पहले बीजेपी में था, इन्हें बीजेपी से हाल में उन्हें बीआरएस में आया, उन्हें उसको टिकट दिए, अब इन्हें उसकी तायद कर रहे हैं, पूरे एमआईएम वाले लेकर उसको फिर रहे। तो यहाँ क्या हो रहा, वहाँ पर देखिए आप 2,80,000 वोट है, करीब में 80,000 मुस्लिम वोट है और 2 लाख नॉन मुस्लिम वोट है। तो जो भी मैंने बीआरएस का कैंडिडेट लड़ा, मजलिस तायद कर रही, उसको जो है नॉन मुस्लिम एक भी वोट नहीं मिल रहा, उसको 1,000-2,000 वोट नहीं मिल रही, पूरे मुस्लिम वोट ले रहा उन्हें। तो अगर इन्हें गैर मुस्लिम है बोल के कई मुसलमान वोट भी नहीं दे रहे होंगे उसको बीआरएस का, अगर आप अपना नुमाइंदा डाल के वहाँ मेहनत करें, 1 साल पहले 2 साल पहले से अगर गोशा महल की तायद करे, काम करे वहाँ पर गोशा महल में, आपका ऑलरेडी एक कारपोरेटर भी है शायद उनका,
तो आपको जो है निकाल सकते हैं ना आप। तो बहरहाल ये इशू है कि गोशा महल के ऊपर तो उनकी जो खामोशी है, शायद उसके ऊपर उनको अल्लाह की मार पड़ेगी ज़रूर। ऐसा इतना आसानी से उन्हें छूटने वाले नहीं हैं। और राजा सिंह उनके लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है। आप जाके जो है जुबली हिल में कैंडिडेट डाल रही हैं, वहाँ पर अजहरुद्दीन लड़ रही, अच्छा आदमी है, एक क्रिकेटर है बेचारा, वाइट फेयर आदमी है। आप ठीक है भाई, आपका दोस्त है क्रिकेट का, उन्हें आपके साथ क्रिकेट खेला से है। पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत तो मर्यादा रहना। जब तक अजहरुद्दीन के नाम का ऐलान नहीं हुआ उस दिन तक असदुद्दीन ओवैसी 12 एक ही बयान देते थे कि हम 7 सीट लड़ेंगे, हम 7 सीट लड़ेंगे, हम 7 सीट लड़ेंगे बोल के। जैसा अजहरुद्दीन का नाम ऐलान होते ही इनके पेट में दर्द हो गई। इन्होंने नहीं चाहते कि कोई भी जो है कोई भी मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं होना। कांग्रेस पावर में रही तो नहीं होना, कांग्रेस में मार देते मुस्लिम लीडरशिप को। पूरे ओल्ड सिटी में कोई कांग्रेसी को जिंदा नहीं रहने दिए। आज कांग्रेस पछता रही। आज वैसा ही बीआरएस में भी पूरी मुस्लिम लीडरशिप को मार दे रहे हैं वहाँ पर। तो ये पार्टियों को भी समझना चाहिए कि भाई हम असदुद्दीन ओवैसी के ट्रैप में कैसा आ जा रहे हैं हम बोल के। एक बड़ी डील हुई है ये जो राजा सिंह को जो छोड़े ना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी वीक कैंडिडेट डाली हो। कांग्रेस वाले भी वीक डाले, आपके बीआरएस वाले भी वीक। आप भी तो कंटेस्ट कर सकते थे ना वहाँ से, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, तो उसके लिए आप समझो मेरी बात को। अगर मैं बैशत अमजदुल्लाह खां कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं 2 साल पहले 1 साल पहले से काम स्टार्ट करना होगा। आप समझ गए ना मेरी बात को। अब मैं अगर वहाँ गोशा महल लड़ा, एम आई मालिक भी कैंडिडेट डाल दिए तो ना मेरे को वोट मिलते ना उनको वोट मिलते, दोनों में वोट डिवाइड होकर उन्हें 10-20 हज़ार से जीतने का, उन्हें 1 लाख से जीतता उन्हें। तो ये पॉलिसी बनना, पूरे मुसलमान बैठ के अपनी सियासी अख्तिलाफ। हम तो कॉल करे थे ना इलेक्शन से पहले, आप मेरा इंटरव्यू मेरा वीडियो देखे होंगे, हम ओपन कॉल करे थे। मैं 2 इशू पे बोला था कि पहला इशू ये है जो 50 सीटों पे मुसलमानों की जो लीडरशिप यानी लीड आती, जो भी मुसलमान जिसको वोट दिए उन्होंने जो है जीतता वहाँ से, तो किसको वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, बीआरएस को वोट देना। आप एक तरफा फैसला कर लिए। 17 सितंबर के दिन जाके आप बोल दिए मैं मरते दम तक बीआरएस के साथ रहूँगा। आने वाले असेंबली इलेक्शन में बीआरएस की तायद का ऐलान कर दिया बगैर किसी राय मशवरे के दूसरे तंजीमों के। फिर उसके बाद में ये हुआ कि गोशा महल की बात आई तो भी बोला मैं सब मिल के कैंडिडेट डालेंगे, पूरे पार्टियां मिल के अपन मेहनत करेंगे। अगर कोई कांग्रेस से मुसलमान को दिला रहे हैं चाह रहे तो दिलाओ, या बीआरएस से दिलाओ। तो वैसा नहीं हुआ। यहाँ क्या कर दिए बीआरएस के तायद, यानी अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ गोशा महल में। आप गौर करिए, आप अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो एमआईएम के वर्कर्स है वो लोग बीआरएस के काम करना स्टार्ट कर दिए थे, कैंडिडेट को ले लेके फिर रहे थे। इसका भी बी फॉर्म नहीं मिला, ऐलान नहीं हुआ। और ख़ुद उन्हें नंद किशोर व्यास अपनी कोई मीटिंग में बोले कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बोल के। भाई वो शख्स खुद पहले जो है बीजेपी में थे, उन्होंने आप देख लीजिए, जाके उनका पास रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। उनके खुद कई वहाँ पर मुसलमान बिल्डिंगों पे केसेस डाल के लोगों से पैसे लेना, वो करना। ही इज़ ऑल्सो ए वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सन। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीआरएस को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट मत दो बोल के। अब फिलहाल वहाँ पर जो है मुसलमान बढ़ गए, वहाँ पर किसको वोट देना बताइए आप। तो कोई पॉलिसी बनना चाहिए था, सब मिल के एक होना था, एक प्लेटफॉर्म पे। भाई आपसे मेरे इख्तिलाफात हो सकते, ज़ाती दुश्मनी हो सकती, मगर कौम के मफाद में डिसीजन लेना बैठ के। ऐसा नहीं होता, ऐसा अखियार में होता। ऐसा वो लोग क्या करते, एक भाई जो है कांग्रेस में रहता, एक बीआरएस में रहता, एक बीजेपी में रहता। जब उनके कौम की बात आती पूरे एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के फैसला करते वो लोग। तो हम नहीं कर सके वो। तो बहरहाल देखिए इंशाल्लाह क्या हो सकता। हम तो चाह रहे हैं कि भाई वो मलून हारना इलेक्शन, लेकिन वहाँ पर उसके खिलाफ में कोई मजबूत उम्मीदवार कोई पार्टी नहीं डाली। बीआरएस भी जो कैंडिडेट को दी, द वीकेस्ट कैंडिडेट है, उन्हें मेरे को मालूम है, शायद बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ कैंडिडेट को। और उसका खुद पास्ट रिकॉर्ड उन्हें बीजेपी में था कई साल तक, बीजेपी से शायद इलेक्शन भी लड़ा, शायद मेरा जहाँ तक ख्याल है उन्हें एक मरतबा, या बीजेपी वाले टिकट नहीं दिए तो आज़ाद उम्मीदवार लड़ा उन्हें। तो ऐसे बिल्कुल कमज़ोर घोड़ों पे हम क्या सवारी कर सकते बताइए आप। 2 दिन पहले आपका जलसा हुआ था याकूबपुरे में, 2 बड़े मैनिफेस्टो के आप ऐलान कर दिए। अगर आप ये याकूबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी जीतते, याकूबपुरा मेडिकल कॉलेज का वो ऐलान करें, आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ऐलान करें, इंशाल्लाह। ये बाद में कितनी सच्चाई है?
नहीं देखिए, आप सुनिए मेरी बात। आज से कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान करे थे कि मैं बड़े 4 हॉस्पिटल, शहर के कोनों में 4 हॉस्पिटल बनाऊंगा बोल के ऐलान करे थे, याद है आपको? 3 का संगे बुनियाद रख दिए, 3 का संगे बुनियाद, चौथा का है वो हॉस्पिटल, बताइए आप। तो चौथा हॉस्पिटल जो है पुराने शहर में आ रहा था, तो ये एमपी साहब जाके रुका दिए, क्योंकि उनकी दुकान बन हो जाती, उनका असरा हॉस्पिटल बन हो जाता। तो अगर फर्ज करिए याकुतपुरे में एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ से आप डाल रहे हैं, आप 2 चीज़ गौर करिए आप। एक जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, 9 साल हुआ दिल्ली में आके, उनका नेक्स्ट ईयर उनका भी इलेक्शन है। हमारी भी केसीआर की सरकार आके 9 साल हुआ। वहाँ पर आप जाइए, अमानतुल्ला एमएलए जो है मेरे ख़ास दोस्त है, हम जाते हैं उनका ने। वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट स्कूल्स का दिल्ली में, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी, सेंट्रल मिनिस्टरों के बेटे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते वहाँ, कि वहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर है। वहाँ पर आप यहाँ पर जो ओकरिज स्कूल में देखते, गौतम स्कूल में देखते, यानी ऐसा A1 स्टेटस गवर्नमेंट स्कूल है। आप बताइए, जब एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पर, उसके पास रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, सोर्सेस, दिल्ली में जो है आप वहाँ ज़ीरात बाड़ी नहीं है, यहाँ तेलंगाना जो है सरप्लस है, आपका ने हर चीज़ की आमदनी है। तो तेलंगाना में हम फेल हो गए एजुकेशन सिस्टम को संभालने के लिए। तो हाल ही में कितने मेडिकल कॉलेजेस डाले, एक बटन दबा के 19 मेडिकल कॉलेजेस, अब केसीआर साहब जो इनाग्रेशन करे थे, 19 मेडिकल कॉलेजेस तेलंगाना में नए शुरू है, और हर मेडिकल कॉलेज को एक हॉस्पिटल रहता है, सुपर स्पेशलिटी बड़ा, उसको बोलते हैं टीचिंग हॉस्पिटल बोलते हैं उसको। तो सीएम साहब अपने डिस्ट्रिक्ट में डालिए, जहाँ के उन्होंने एमएलए सिरचला के, हमारे नहीं, उन्होंने आपके कहाँ के एमएलए, हमारे गजवेल में डाल लिए। हरीश राव साहब अपनी डिस्ट्रिक्ट जहाँ के एमएलए उन्होंने बना लिए, केटीआर साहब बना लिए। यानी इम्पॉर्टेंट जो एमएलए मिनिस्टर्स है अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल ऐसा करके 19 बना लिए। एक रुक गया जो पुराने शहर में आने वाला था। अब आप बताइए, अगर गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज पुराने शहर में आ गया तो इनकी दुकान बन हो जाती। अगर गवर्नमेंट का ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हर वो इलाज फ्री हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से, अगर वो यहाँ पर आ गया, नीम्स के तर्ज पे अगर यहाँ पर पुराने शहर में आ गया, तो इनकी दुकान बंद हो जाती। तो अब जैसा एजुकेशन सिस्टम है, तो हमको मालूम है, आई एम द इनसाइडर, हमारे हुकूमत में अंदर क्या चल रहा मालूम रहता। तो उसको बुनियाद रखते हुए कोई भी सरकार आने दो, चाहे नकटे मामू की सरकार आने दो, चट्टे मामू की सरकार आने दो, आपके एमएलए में अगर दम है तो उन्हें ला सकता। आप देखिए, खान साहब जब एमएलए थे, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, आप बारकस तो जाते होंगे ना, कितना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ बारकस में बना हुआ, किसके दौर में बना बताइए आप। खान साहब का क्या एम था, जब फिसादात होते थे तो ये जो अलियाबाद, गौलीपुरा जो मुस्लिम बस्तियाँ थे, तो ये लोग जो है इन लोगों पे हमले होते थे, तो जख्मी होकर ये लोग उस्मानिया नहीं जा सकते थे, क्योंकि बीच में शालीबंडा, गौलीपुरा आता था। तो ये बाबा नगर, बारकस, ये लोगों के लिए दवाखाना नहीं है। यहाँ की लोकेलिटी के लिए बंदलागुड़ा जब बसरा था तो बारकस में इतना बड़ा दवाखाना बनाए, आज भटियार खाना हो गया दवाखाना जाके, ना डॉक्टर आए, ना इंस्ट्रूमेंट है, ना कुछ है, नहीं क्या नहीं है। सिस्टमेटिक तरीके से दवाखाने को मार दिए। कई को मेडिकल, इनका दक्कन हॉस्पिटल चलना, इनका असरा हॉस्पिटल चलना पुराने शहर में, अगर खाली वो बारकस के हॉस्पिटल को जिंदा कर दिया तो कई गरीबों का फायदा होता। जगह है, बड़ा दवाखाना है, और 4 मंजिला डाल दो इसके अंदर। तो याकुतपुरे में हमारा एक एम है कि वो जो अनाउंस्ड करदा मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी अनाउंस हो, आप समझो मेरी बात को, हॉस्पिटल के लिए फंड्स भी आ गए, तो उसमें क्या होता, स्टेट गवर्नमेंट डालती वो कॉलेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एनओसी देती, गवर्नमेंट का मामला रहता। आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, आज से कुछ दिन पहले हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब एक ऐलान करे थे कि वक्फ बोर्ड की तरफ से भी हम एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करेंगे बोल के, वो भी रुका दिए। आप जाके सलीम भाई से पूछो, अरे क्या बोलना भाई, ऊपर से प्रेशर आया, स्टेटमेंट आप मत दियो बोल के। कितने इजाज़त कब्जा हो जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के, कोई भी इजाज़त पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं। वक्फ बोर्ड का अगर मेडिकल कॉलेज डाले तो मुस्लिम बच्चे डॉक्टर बनते, नहीं हुआ। तो उसको एम में रखते हुए हम जो है एक मेडिकल कॉलेज जिसका नाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज याकुतपुरा नाम रहेगा, हम उसको बनाएंगे। मजाक उड़ा रहे लोग, अब्बा क्या याकुतपुरे में भी अब डॉक्टर ना बनेंगे, तो यानी हमारे कितनी तकलीफ हो रही होंगी बताइए आप।
आके सोशल मीडिया पे एमआईएम वाले जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि इन्हें मेडिकल कॉलेज डालता बोल के। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम चाह रहे हैं कि ऐसा हॉस्पिटल बनना, हम चाह रहे हैं कि ऐसे पूरे याकूबपुरे में आप फिर लो, आप बताओ एक गवर्नमेंट स्कूल बताओ आप, ये जो प्राइवेट फीसेस का माफिया चल रहा है, प्राइवेट फीसेस का जो स्कूलों का माफिया चल रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें एमआईएम भी इन्वॉल्व है, इनको भी जा रहा मामूली प्राइवेट स्कूलों से। कैसे है भाई फीस आई प्राइवेट स्कूल के? अगर गवर्नमेंट स्कूल हर म्यूनसिपल डिवीजन में एक एक अच्छा गवर्नमेंट स्कूल डलेगा जहाँ पर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो ये प्राइवेट स्कूल माफिया बन ही जाइए। तो हमारा वो एम है कि हर म्यूनसिपल डिवीजन में बेहतरीन ऐसा डाल के हम देंगे। और एक पॉइंट आप मैं जो बोला वो याद नहीं है आपको, हाउसिंग के बारे में जो बोला मैं, याकूबपुरे में कितने लोगों को मिला बताइए 2 बेडरूम फ्लैट आप, और वो भी कहाँ दे रही, लेके जाके 200 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर दे रही। कौन जाके रहता बोलो आप? लोग गाँव से शहर आ रहे हैं, अपन शहर से जाके गाँव में रहते, घर के वास्ते कोई भी नहीं रहता। याकूबपुरे में कितनी ज़मीन खाली है बताओ आप मेरे को, वो भी सवाल कर रहे हैं लोग। अरे नहीं मेडिकल कॉलेज डालता हूँ बोल रहा, मेडिकल कॉलेज के वास्ते जो है 30 एकड़ ज़मीन होना पड़ता मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डालने, है बहुत है ज़मीन, मैं बताता हूँ आपको लेके चल के। अच्छा, यानी टारगेट करके सब रखे आप, कहाँ पे डालना है, किधर है? पहलवानों के कब्जे में भी है बोले आप ज़मीन? आप बेफिक्र रहिए, किसके भी कब्जे में रहने दीजिए, हल्लख में से उंगली डाल के निकालेंगे उनके, समझ गए आप मेरी बात को। तो आप मेडिकल कॉलेज के लिए भी ज़मीन है, आपकी हाउसिंग स्कीम के लिए भी ज़मीन है, आपने गवर्नमेंट स्कूल्स KG to PG डालने के लिए भी है। तो आप मेरे को बताइए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ चंद्रायन गुट्टे में ही स्कूल डाल रहे हैं भाई, क्यों उनको याकूबपुरा, ये अब जो आधा याकूबपुरा है वो पुराना चंद्रायन गुट्टा था ना, इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? कारवान में क्यों नहीं डाल रहे हैं? आसिफ नगर में क्यों नहीं डाल, नामपल्ली में क्यों नहीं डाल रहे हैं? अजला के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं डाल रहे हैं? आपको मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि पहले जब दक्कन मेडिकल कॉलेज जब बन रहा था, पूरे बाहर के फंड्स आए थे जब, तो सलाउद्दीन साहब तकरीर करते थे कि ये दवाखाना जो है कौम के लिए मैं बना रहा हूँ, कौम के लिए बोलते थे। आप पुराने उनके तकारीर निकाल के देखिए कि ये जो दक्कन मेडिकल कॉलेज है एशिया का नंबर 1 दवाखाना रहेगा ये, और इसमें जो है हेलीकॉप्टर से पेशेंट आके इलाज कराएंगा, हम हेलीपैड भी बना रहे हैं, पर बहरहाल एशिया का सबसे बड़ा दवाखाना ये उनके तकारीर है, ऑन रिकॉर्ड है। आप बोले तो मैं निकाल के देता हूँ तकरीर। आज क्या बताइए उसमें फ्री इलाज हो रहा, आज असरा में फ्री इलाज हो रहा। हालिया कोविड में कितने लोगों को, अरे मर गए तो मुर्दा नहीं देते साहब, इलाज तो फ्री दूर की बात है, मर गए तो 99 में खान साहब को इलेक्शन हराने के लिए मजलिस वाले एक हेल्थ कार्ड बना के बांटे थे, याद है आपको? पूरे चंद्रायन गुट्टे में, ईदी बाजार, रियासत नगर, हर जगह हेल्थ कार्ड बांटे थे। दक्कन मेडिकल कॉलेज असरा हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज, दक्कन मेडिकल कॉलेज में असरा हॉस्पिटल, कहाँ गया साहब वो मजलिस का हेल्थ कार्ड, फ्री कार्ड कहाँ गया बताओ? तो बहरहाल कई स्कीम है, हाउसिंग स्कीम हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल डालेंगे हम याकूबपुरे में, टीचिंग हॉस्पिटल रहता हो, और एक ऐसा हॉस्पिटल हर म्यूनसिपल डिवीजन में छोटे छोटे डालेंगे ना, तो बड़ा हॉस्पिटल डाल के देंगे पूरा, जिसके अंदर हर इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, 1 महीने की दवा फ्री उनको। आप जाओ, आप दिल्ली जाके देखो, आप कोई टेस्ट के लिए 1 रुपया नहीं देना, आप वॉक इन जाओ, आपको दवा के साथ वापिस आओ, आप अगर कुछ बीमारी है तो। वहाँ पर दिल्ली में छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बोल के चल रही, मालूम आपको? मोहल्ला क्लिनिक यहाँ कहीं को नहीं डाल सकते भाई। हमारे बचपने में जो है ये UPS सिस्टम बोलते थे, अर्बन पब्लिक हेल्थ पोस्ट, UPHS बोल के कुछ आता था वो, तो हर मोहल्ले में एक छोटा दवाखाना रहता था। सुबह में एक नर्स आके बैठती थी, एक लेडी डॉक्टर आके बच्चों को टीके देती थी, जाके लोग बता लेते थे। वो सिस्टम पूरा, यानी ये दवाखानों का पूरा सिस्टम ही बंद हो गया। पूरे कारपोरेट हॉस्पिटल, यशोदा जाओ, KTR साहब उसमें पार्टनर है बोल के सुना मैं, या तो अपोलो जाओ आप, जब अपोलो यशोदा जा रही, वही अगर आप गरीब को जो है पुराने शहर में बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डाल के दिए तो वही इलाज होता है उसका। हाउसिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ये मेडिकल कॉलेज डालने की बात कर रहा हूँ, आपके एक बेहतरीन हॉस्पिटल डालने की बात कर रहा हूँ, और आपके बहरहाल कई स्कीम है। देखिए इंशाल्लाह हमारा मैनिफेस्टो आने वाला है थोड़े दिन में। हाँ, और एक बात बहुत अहम कर रहा हूँ मैं, ये 3 बीमारियों के बारे में। पहले जो है, जो मासूम बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके दिल में सुराख है, आपको भी कई आपके रिश्तेदार बोलते होंगे भाई बच्चा पैदा हुआ दिल में सुराख है, तो गवर्नमेंट में इनकी कोई स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट क्या करती है, CMRF से 1 लाख रुपए दे देती,
अब वो नीलोफर में एडमिट होते, नीलोफर में एडमिट होने के बाद में जो है ये लोग क्या करते, नीलोफर वाले वो बच्चे को स्टार हॉस्पिटल भेज देते, वो स्टार हॉस्पिटल में 6 लाख रुपए का देते। अब क्या करना, वहाँ पर एक कोई अल्लू अर्जुन वो चिरंजीवी के बेटे का कोई है या चिरंजीवी का है या और एक कोई तेलुगु फिल्म स्टार है, वो लोग एक 50,000 देते। अगर मुस्लिम रहा तो नहीं देते वो लोग, अगर नॉन मुस्लिम रहे तो देते, मगर जाके हम कन्विंस करके दिलाए। तो क्यों ना ये जो बच्चे जिनके दिल में सुराख है, आरोग्यश्री के तहत इनका फ्री इलाज क्यों नहीं होता साहब? आप कर्नाटका जाओ, अगर कोई बच्चे के दिल में सुराख है तो वहाँ पर एक कोई स्वामियों का ट्रस्ट है, वहाँ हॉस्पिटल चलाते हो लोग, बड़ा हॉस्पिटल है वो बहुत, आपके पेशेंट को रख के पूरा इलाज करके आने जाने का खर्चा देते हो लोग। जब एक ट्रस्ट कर सकती तो गवर्नमेंट कहीं को नहीं कर सकती। आज से कुछ दिन पहले डॉक्टर हमारे वाईएस राजशेखर रेड्डी जब सीएम थे तो मंदा कृष्णा मादी का एक एहतजाज करा था, याद है आपको? टैंकबैंड पे पूरे जो बच्चों के दिलों में सुराख है लाके सबको बिठा दिया था। 1-2 बच्चे मर भी गए थे, उसके ऊपर केस भी बुक करे। बाद में राजशेखर रेड्डी मजबूर होके पूरे बच्चों का फ्री इलाज करा था, याद है आपको? एजुटेशन 6 दिन तक एजुटेशन चला था। तो जब एक मंदा कृष्णा कर सकता तो अमजदुल्ला खां कहीं नहीं कर सकता। पूरे स्टेट में जो भी बच्चा पैदा होगा उसका इलाज फ्री होना आरोग्यश्री। दूसरा सुनिए आप, हर घर में अल्टरनेट घर में जो है एक कैंसर पेशेंट है। मर्द आदमियों में कैंसर ज़्यादा आ रहा, ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा आ रहा और किडनी फेलियर केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही। तो इसको जो है डायलिसिस, आप डायलिसिस कराने जाओ, आपको सिर्फ 2 हॉस्पिटल में फ्री है डायलिसिस, वो भी वाइट कार्ड रहना, या तो नीम्स में फ्री है या तो उस्मानिया में फ्री है। उस्मानिया में डायलिसिस 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, नीम्स में जाना। आज उसको डायलिसिस की ज़रूरत है 7 दिन के बाद में। तो डायलिसिस, ये जो किडनी पेशेंट्स है इनकी दवा कितने की होती? महीने की कम से कम 20,000 रुपये की दवा होती एक किडनी पेशेंट की, और एक कैंसर पेशेंट की दवा जो है 20 से 25,000 होती। हमारा ये मुतालबा है कि जो भी किडनी और कैंसर पेशेंट है, जैसा आप विडो को पेंशन दे रही, आप माजूर को पेंशन दे रही, 7,000 रुपये हर कैंसर पेशेंट को, हर किडनी पेशेंट को गवर्नमेंट की तरफ से आना, ताकि उन्हें किसी के पास भीख नहीं मांगना जाके, किसी की आजीजी नहीं करना उन्हें जाके। ये हमारा मुतालबा है। ये सिर्फ याकुतपुरे की हद तक नहीं है, ये बच्चों के दिल का ऑपरेशन और एक किडनी कैंसर पेशेंट जो है ये पूरे स्टेट के लोगों के लिए रहेगा, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो ये वाकयात है। शहर में ट्रैफिक के चालानात कितने हो रहे हैं बताइए? कोई बोलने वाला नहीं है। हर बकरीद में आप जब से 8 साल से 9 साल से केसीआर सरकार आई, ये हर जानवर लाने वाले को परेशान कर रहे हैं। बकरीद में तो जुल्म की इंतहा हो जा रही। कौन हमीद फिरे ना रोड पे, वो राजा सिंह की इतनी हिम्मत हो गई, उन्हें आके आपके जानवरों को रोक रहा, खींच रहा, पकड़ ले रहा। वो कौन की कालू सिंह कहते, उन्हें पुलिस खामोश तमाशा थी। जब अमजदुल्ला खां रोड पे निकलते पूरी पुलिस एक्शन में आई, वहां से उनकी एक्टिविटीज बंद हो गए। अमजदुल्ला खां एमएलए नहीं रह के, कारपोरेटर नहीं रह के इतने कामा कर रहा, तो अल्लाह अगर ताकत दे दिया, ग्रीन पेन दे दिया, तो फिर क्या नहीं कर सकते, अंदाजा लगाइए आप। अच्छा, आप इसमें पब्लिक का माइंड कैसा डाइवर्ट करेंगे, आप कैसा ब्रेन वॉश करेंगे पब्लिक का? कहीं को बोले तो जितनी भी न्यू सिटी है तेलंगाना में, केसीआर के जितने भी स्कीमात है बीआरएस गवर्नमेंट के, शादी मुबारक हो, डबल बेडरूम हो, कल्याणम लक्ष्मी हो, किसी ना किसी को 100% नहीं 30%, 40%, 50% फ़ायदा पहुंचा है। ओल्ड सिटी में भी पहुंचा है, न्यू सिटी में भी पहुंचा है। जैसा 4 साल से प्रजा दरबार रनिंग चल रहे थे, वहाँ पे भी आपके पास भी आ गया पब्लिक, बड़े से बड़े काम लिए, हॉस्पिटल के इलाज रहने दो, घर का किराया रहने दो, बच्चों की फीस रहने दो, कुछ भी रहने दो। अब पब्लिक का ब्रेन वॉश कैसा करेंगे आप? ये जो इलेक्शन है बहुत टफ है। जो आपके सामने कैंडिडेट है, 2 बार नामपल्ली हल्के से जीते हुए उम्मीदवार है उन्होंने, अब आपके सामने है। अब पब्लिक का इसमें ब्रेन वॉश कैसा करेंगे? इसमें देखिए, आपके सवाल में कई पॉइंट्स है, इसमें कई जवाब देना पड़ता मेरे। पहला जो है कि मंजलिस को याकुतपुरे में कोई काबिल तरीन इंसान नहीं मिला क्या, जो बाहर से पैराशूट से लाके आप कैंडिडेट डाल दिए यहाँ? पहली चीज़, अगर बैल अच्छा रहा तो उन्हें हैदराबाद में बिक जाता, नारसंगी को कहीं को लेके जाते बेचने के लिए उसको। अगर ये कैंडिडेट इतना अच्छा था तो नामपल्ली में कंटिन्यू करते थे आप। तीसरी चीज़ कि आप ये बोल रहे हैं कि मतलब आप पब्लिक के माइंड को कैसा डाइवर्ट करेंगे। अब अपन खाली याकुतपुरे की बात करेंगे। पूरे याकुतपुरे के एमआईएम के वर्करा नाराज़ है आज के दौर में कि भाई आप जो है पहले 25 साल मुमताज़ अहमद का नाराज़ रहते, फिर वोट कैसा जाते साहब एमआईएम को? रोना।
तो उनके खुद वर्कर नाराज है, पहली चीज उनके खुद लीडर नाराज है। पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन अलग, ओल्ड सिटी का इलेक्शन अलग। वो कैसा कि यहाँ पर जो इलेक्शन होता कोई मुद्दों की बुनियाद पर नहीं होता, यहाँ पर इलेक्शन होता जज्बाती नारों के ऊपर। बड़ा गोश्त खाएंगे, अकबर भाई को लाएंगे, उसको अरे तू पढ़ रहे 10th पढ़, तू इंटर पढ़, तेरे को मैं लैपटॉप दिलाता हूँ, मैं तेरे को नौकरी दिलाता हूँ। उन्हें बोलता नहीं, मैं अनपढ़ जाहिल, मैं गांजा मारता हूँ, मैं शराब मारता हूँ, मैं नारा मारता हूँ। तो हम क्या चाह रहे हैं कि देखिए कोई भी कम्युनिटी में अगर आपको रिफॉर्म लाना है बहुत मेहनत करना पड़ता है। रिजल्ट 1-2 दिन में नहीं आता। रिजल्ट विल कम आफ्टर सम 10 years 15 years। आप बताइए कि आज पुराने शहर में गांजा अफीम कितना आम हो गया, बताइए आप, कितना आम हो गया। शर्म आ रही कहीं भी कोई बच्चे से ऐसा बात करे तो मुंह में शराब की बू आ रही। मेरे कने एक रिसेंटली एक सर्वे आया था, हमारे एक लड़की को लिख जाकर रेप कर दिए। तो हम वो वीडियो देखे तो लड़की होटल में अच्छा चलते जा रही, तो बाद में इन्वेस्टिगेशन करे तो ये मालूम हुआ लड़की को इंजेक्शन देके रेप कर दिए थे उसको। आप कौन लाई इंजेक्शन, कौन दिए इंजेक्शन, ये बच्चों को कौन सप्लाई करा इंजेक्शन, एक बड़ी उसकी इन्वेस्टिगेशन करा। मैं ला के पुट्टों को पकड़ के पूरा इन्वेस्टिगेशन करे तो एक आदमी है कोई कहीं बेगमपेट में रहता, हमारे एरिया के जो हम जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे करीब 60-70 बच्चों को उन्हें नींद के गोलियां सप्लाई कर रहा, उन्हें वो कोई ड्रग्स का इंजेक्शन सप्लाई कर रहा, उसके फ़ोन में से कॉल लिस्ट में से व्हाट्सअप चैट में से निकाले। खैर वो पुलिस ऑफिसर उनके माँ बाप को अलर्ट करे, बुलाए, कई माँ बाप माने नहीं। तो अब रही बात आपके स्कीमों की जो बात कर रहे हैं आप, भाई दलित बंधु को 10 लाख और आपके BC को आप जो है 2 लाख, हमको क्या भिक्का चिप्पा ऐलान कर दिए 1 लाख बोल के। कितनों को मिला बताइए, आप भी सर्वे करिए फिर के। तो मखसूस पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बेडरूम फ्लैट 15 आदमी 20 आदमी को मिला होगा। अच्छा, फिर लोन किसको मिला बताइए? 2014 से चल रहा हो किस्सा माइनॉरिटी लोन का। 2004 में दरखास्त लिए, फिर 2014-15 के बीच में बल्दिया इलेक्शन आया था, जब लिए थे महमूद अली साहब ऐलान करे थे 8वां देता हूँ बोल के, 8वां मैंने ठहर के फोटो भी ले लिए कौन से की जाके में। फिर उसके बाद में आप देखिए 2018 में फिर दरखास्त लिए, अब जाके उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके मखसूस मैं समझता हूँ अगर आपने मैं मालूम किया हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से तो ऐलान करे थे 30 करोड़ देते बोल के, कुछ बढ़ा के 40-50 करोड़ करे बोल के मालूम हुआ। तो क्या मुसलमानों को यही चाहिए क्या बताइए आप? दलित को आप 10 लाख दे रहे हैं, यानी हर घर को 10 लाख दे रहे हैं दलित के, और आपके हजारों में से एक आध को आप जो है 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो भी बैंक गारंटी स्कीम है। शादी मुबारक की बात करिए, शादी मुबारक में कितना करप्शन है आप लोगों को खुद मालूम है, आप लोगों को खुद फिर वो शादी हो जाती, उन्हें जो है दुल्हन जाके प्रेग्नेंट हो जाती, उन्हें बच्चा पैदा हो जाता, 1,11,000 या 1,21,000 रुपये लेने के लिए शादी मुबारक के कम से कम 20,000 रुपये खर्चा हो रहा उसमें एजेंटा है, उसमें MRO को देना, उसमें उनको देना। तो जब शादी तय हो गई इमीडिएट लाके शादी से 1 दिन पहले चेक कहीं को नहीं दे रही गवर्नमेंट, बताओ आप मेरे को। शादी तो हो जा रही, उन्हें सूद पे ला ले रहा, यानी उन्हें घर बेच दे रहा, जेवर रहन डाल के शादी कर रहा। 1 साल के बाद में पैसे आ रहे हैं, अब पैसे आए भी तो उसमें भी झगड़ा चल रहा। दामाद बोल रहा मेरी बीवी के पैसे मेरे हक को आना, अम्मा बाबा बोल रहे हम पैसे लगा के शादी करें, ये हमारा हक बनता। आपको मालूम ये शादी मुबारक के चेक के ऊपर झगड़े हो गए, कई तलाक हो गए, मेरे कने कई केस आ रही, मैं तस्वीर करा के दे रहा हूँ। तो बहरहाल वो शादी मुबारक का वैसा है, माइनॉरिटी लोन्स का ऐसा है, ठीक है। अब आप बोल रहे पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को शादी मुबारक दे दिए, माइनॉरिटी लोन दे दिए, फीस रिम्बर्समेंट दे दिए, लेकिन हम आपके मस्जिदा भी तोड़ देते। आप बोलो क्या शरई एतबार से आप लोन ले लेके मस्जिद तोड़ा सौ वाले की तारीफ कर देते आप? मस्जिद के अलावा मंदिर भी तो तोड़ी ना, फिर बना के भी दिया हुआ। ये सुनिए मेरी बात, पहली चीज़ एक बात याद रखिए, 5 मसाजिद टूटे, सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद टूटे, कुत्तागुड़म फॉरेस्ट में एक मस्जिद टूटी, याद है आप गए थे वहाँ पर स्पॉट पे, कुत्तागुड़म का जो जंगल है, तो बाजुक मंदिर है, मंदिर नहीं तोड़े, मस्जिद तोड़ दिए। क्या बोले? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मंदिर, फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद नहीं रहना। 40 साल से मस्जिद है वो, 40-50 साल की मस्जिद तोड़ दिए, बाजू मंदिर जैसी की वैसी है, आज तक आप जाके देखो मलबा जैसे का ऐसा पड़ा हुआ है। आपके नारायण पेट पे मेन रोड पे 300 साल पुराना आशुर खाना था, उसको रोड वाइडनिंग में हटा दिए,
वहाँ बीच में एक मंदिर है, उसको नहीं हटाई। जिस वक्त ये सेक्रेटेरिएट में मस्जिद को शहीद कर रहे थे तो केसीआर गवर्नमेंट बोली कि हम 11 प्रॉपर्टीज तोड़ें बोल के, और वहाँ पर है एक्चुअली 9 प्रॉपर्टीज। तो मेरे कोई लोग बोले अलर्ट करे, अरे भाई ने 2 मस्जिदा भी तोड़ दिया ऐसा दिख रहा बोल के। हिंदुइज्म में ये है कि आप मस्जिद को तोड़ के हटा के दूसरी जगह मंदिर बना सकते, ये उनके पुजारी आपको इजाज़त देते, हटा सकते हैं, उनका नहीं, हिंदुइज्म में इजाज़त है। आपके कुरान में है क्या इजाज़त? नहीं है। अब आप मेरे को ये बोलिए कि जिस वक्त मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ था, मैं बचपने से सेक्रेटेरिएट आता हूँ जाता हूँ। पहले एक मस्जिद थी, एनटी रामाराव एक पुराने दफ्तर में बैठता था, उन्हें एक पुराना दफ्तर था जहाँ पर एनटी रामाराव बैठता था। तो चंद्रबाबू नायडू सीएम बनने के बाद में कुछ गच्ची वच्ची गिर रही थी, तो वहाँ पर सामने एक दफ्तर, एक मस्जिद थी। एक्चुअली ये जो सेक्रेटेरिएट बना, ये निज़ाम का रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिस था ये। तो निज़ाम सरकार का उनका एक गेस्ट हाउस भी था अंदर, वो समंदर के किनारे आके रहते थे कभी, और कोई वीआईपी गेस्ट आया निज़ाम सरकार का तो उसको वहाँ रखते थे गेस्ट हाउस में। एक्चुअली दैट वाज अ गेस्ट हाउस, बाद में लेटर यूज हो रहा था, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस था निज़ाम का। तो निज़ाम के दौर में एक मस्जिद दफातर बोल के बनाए थे एम्प्लॉइज़ के लिए, क्योंकि निज़ाम एक सेकुलर मुल्क थे तो उन्होंने एक मंदिर भी बनवाए थे हिंदू एम्प्लॉइज़ के लिए, मंदिर और उनके लिए। तो वो मस्जिद जो है वो पुरानी जो बिल्डिंग है उसके करीब में थी। बाद में चंद्रबाबू नायडू साहब क्या करे, ये सेक्रेटेरिएट को एक्सटेंड करके एक नई सी ब्लॉक बोल के बनाए, समता बिल्डिंग बोल के। तो उसमें अपना ऑफिस जब बनाए थे तो बाजू के एक स्लम बस्ती थी, वो सेक्रेटेरिएट के पीछे पूरी स्लम बस्ती लिए। तो उसमें वहाँ पर एक गौसे पाक का चिल्ला था और वहाँ पर एक मस्जिद थी, क्योंकि उस स्लम में मेरा आना जाना बहुत था, खान साहब अक्सर आया जाया करते थे, हमारे 11वीं में बुलाते थे। तो वो मस्जिद का नाम था मस्जिद हाशमी, उसको भी उन्होंने साफ करके नई बिल्डिंग बनाई थी। तो कांग्रेस पीरियड, वो ज़माने में जब कांग्रेस अपोजिशन में थी, तमाम मुसलमान मुस्लिम मुत्तहिदा मास बना के कांग्रेस की तायद कर रहे थे, तो सीएम साहब वादा करे थे कि मैं जिस दिन सेक्रेटेरिएट एंट्री होऊंगा उस दिन मैं वो मस्जिद का संगे बुनियाद रखूंगा। खैर बाद में वो मस्जिद का संगे बुनियाद रखे, वो नई मस्जिद बनाए राजशेखर रेड्डी अपनी निगरानी में, पहले जो छोटी थी उसको और बड़ी बनाए। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए चीफ मिनिस्टर की ऑफिस के बाजुक में मस्जिद के लिए सिक्योरिटी वाले एतराज करे, सीएम को राजशेखर रेड्डी को ला के दिए, रिटर्न नोट है उसमें, आप वो फाइल निकाल के देखे तो मालूम होता है कि ये खतरे की घंटी है। चीफ मिनिस्टर जहाँ बैठ रहा वहाँ बाजुक मस्जिद नहीं रहना, क्योंकि वो ज़माने में जो है वो आईएसआई के केसेस बहुत हो रहे थे, बच्चों को गिरफ्तार कर रहे थे, पकड़ लेते। तो चंद्रबाबू नायडू के पीरियड में याद है आपको, आजम अजीज़ का इनकाउंटर हुआ, फिर आपके आजम गौरी का इनकाउंटर हुआ, और आपके कई इनकाउंटर्स हो रहे थे आईएसआई के नाम पे मुस्लिम बच्चों को। तो उस वक्त की फिरका परस्त पुलिस ये रिपोर्ट दी थी कि सेक्रेटेरिएट तो सी ब्लॉक में जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठते उसके बाजू मस्जिद नहीं बनाना, कहीं और बना दो बोल रहे थे। लेकिन क्योंकि राजशेखर रेड्डी जिद पे थे, मैं जबान दे दिया, बोले बनाए उन्होंने। तो अब जो मस्जिद बन रही, अब आप जाके वहाँ पर गौर कर लीजिए, आप गूगल मैप पे पुरानी इमेजेस निकाल के देख लीजिए, सेक्रेटेरिएट के बाहर कर दिए मस्जिद। अब आप बोल रहे हैं मंदिर भी बना दिए, मस्जिद भी बना दिए, उनके मजहब में हटा के बना सकते, हमारे कने कहाँ है, किसको इख्तियार है बताइए। उस दिन जो है इनाग्रेशन में एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब बाजू बैठे हुए थे, तो टाइम्स नाउ चैनल का एक रिपोर्टर सुमित, उन्हें इनको सवाल करा कि आप जो है बाबरी मस्जिद हटा के बना रहे हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, आप बोल रहे हैं उसी मुकाम पे बाबरी मस्जिद बनाना तो देना, वेयर इज माई मस्जिद बोल के इन्होंने ट्वीट कर रहे हैं, और बाबरी मस्जिद पे मरते दम तक हम वही मस्जिद बनाएंगे बोल रही। साहब आप जो है सेक्रेटेरिएट की मस्जिद हटा के सीएम साहब बना दिए, तो आप सवाल क्यों नहीं कर रही, आप इनाग्रेशन में कहीं को आए बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दारुसलाम में पूछा उन्हें, तो नहीं पहले वहाँ पूछा उन्हें सवाल जहाँ इनाग्रेशन में, तो उन्होंने बोले कि देखिए मेरे बाजू इतने बड़े मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब कुछ नहीं कर रही, आप बोल रहे आप कहीं को बोल रही, यानी किस खदर मक्कारी का जवाब है, अंदाज़ा लगाइए आप कि सवाल को कैसा डाइवर्ट कर दिया आदमी। तो क्या मुफ्ती साहब को मालूम थी वहाँ कहाँ मस्जिद है, तो क्या मुफ्ती साहब रोज आते जाते सेक्रेटेरिएट को, आप बताइए। तो मुफ्ती साहब को कैसा, आप लीडर है, आप एमएलए की हैसियत से 10 बार वो मस्जिद वहाँ पर गए, नमाज पढ़े, खुद असदुद्दीन ओवैसी, तो कहीं ना कहीं आपको अल्लाह, देखिए बिल्ली आग बन करके दूध पीती, आज कई मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो चीज़ को, ठीक है भाई मस्जिद बनाया होगा अच्छी, लेकिन वहाँ से हटा के क्यों बनाया। अब ये मिसाल हो जाएंगी ना पूरे हिंदुस्तान में,
जहाँ जरूरत पड़ी सरकार मस्जिद को हटा देंगी, ठीक है भाई जाओ बाद में ले लो, आप बोलेंगे। फिर आपका जो दावा है बाबरी मस्जिद का दावा छोड़ दो, मोदी भी एक मस्जिद बना के दे रहा आपको। आप मथुरा में जो अंदर मस्जिद है वो भी लोग हटा देते, वो भी दावा छोड़ दो। तो ये आप समझ रही इनकी जो पॉलिसी है, यानी इनका जहाँ पर मफाद रहता उसको इन्हों पूरा यानी इस्लाम को मोड़ देते, कानून को मोड़ देते, सबको मोड़ देते। तो ये बात है। आज बाजारघाट में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। हर बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, प्रेजेंट रहो, रूलिंग रहो, एक्स रहो, हर कोई दिखाई दिया। अमजदुल्ला खान दिखाई नहीं दिए। माजिद हुसैन जो आज उन्होंने अपने सारे रैलीज कैंसिल करके, जो पदयात्रा थे, जलसे थे, पूरे कैंसिल करके अभी तक उन्होंने हॉस्पिटल में पूरे डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के बाद हैंड ओवर करके उनकी फैमिली को दिए। अमजदुल्ला खान कहीं नज़र नहीं आया। नहीं, इसमें देखिए कि इशू क्या है, वहाँ का लोकल इशू है वो। और ये इशू ऐसे तो कई इससे पहले भी कई इश्यूज हुए। ये वजह क्या है इश्यूज होने की, ये लोग मर रहे हैं क्यों? ये मरने की ये वजह है कि वहाँ पर जब से ये बीआरएस की सरकार आई है, हैदराबाद में इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत हो रहे हैं। मालूम है आपको, ये बिल्डिंगों में जो आंच लग रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। और इलीगल कंस्ट्रक्शन का राजा जो है केटीआर है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही ये एरिया में उसको सपोर्ट कर रही है एमआईएम। अब आप वहाँ पर क्या है, एमआईएम की एक खासियत क्या है कि कोई भी इंसिडेंट होता तो वक्तिया करते हैं लोग। आप समझ गए ना मेरी बात को? भाई आप जाके क्या करने का है वहाँ पर? वहाँ फायर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर पूरी पुलिस है, वहाँ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। और ख़ास तौर पे आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी स्पॉट पे आँच लगती या लोग मरते, वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता। वहाँ लीडर आ जाके तमाशा नहीं करना, फोटोआँ वीडियोस नहीं करना। भाई अगर गवर्नमेंट, अगर सरकार जो है अब आपको मर गया, उसकी बॉडी शिफ्ट नहीं करी क्या गवर्नमेंट? उसकी वहाँ पर वो नहीं कर रही क्या? बताइए। आप जाके वहाँ फोटो लेने की क्या ज़रूरत है? जो इंसिडेंट हुआ, फिरोज खान भी वहाँ पे पुरसान दे रहे थे। यहाँ लाशें निकल रहे बिल्डिंग में से, हर कोई अपने अपने राजनीति की रोटियाँ सेकने आ गया वहाँ पे। वहाँ इतनी बड़ी बहस, इतना बड़ा हंगामा हुआ। अगर पुलिस अगर लाठी चार्ज नहीं करती तो आगे क्या होता? नहीं, आप देखिए अब एमआईएम वालों का क्या नेचर है बोले तो, हमारे एरिया में कोई दूसरा नहीं जाना तो फिर इनके असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं नहीं जाना। वो राजस्थान में अगर कहीं कोई वाकया पेश आ रहा कि वहाँ पर कोई बच्चे को मार दे रही आरएसएस वाले, तो इन्हों वहाँ कहीं को जा रहे हैं भाई? इन्हों भी नहीं जाना, इन्हों राजस्थान नहीं जाना, इन्हों छत्तीसगढ़ नहीं जाना, इन्हों मध्य प्रदेश में नहीं जाना, इन्हों महाराष्ट्र नहीं जाना। तो आपके बाबा की जागीर है, यानी कोई भी नहीं आना। ये एक पुराना ट्रेंड है। ये आप करो, इससे पहले वो एक बच्चे को गोली मार, को ट्रेन में एक साहब को गोली मारे थे, तो वहाँ पर भी ऐसी बदतमीजी करे लोग, किसी को नहीं आने देते। हम कर रहे हैं सो आप कोई नहीं आना, ठीक है नहीं करे। वो बेवा को नौकरी दिलाए बोल के कितना बड़ा ढंडोरा पीटे। बिहार केटीआर साहब ट्वीट करे हम नौकरी दे रहे हैं, असद साहब ट्वीट, अकबर साहब खसीदे पड़े, क्या नौकरी दी बेचारी की बेवा को? कंपनसेटेड ग्राउंड यानी टेम्पररी 11 महीने को 11 महीने उसका वो होगा। वो भी कहीं की खोली कुतुब शाह में दिए बोल रही, कोई बोल रही वो टिमरिस में दिए बोल रही। 11 महीने में उसकी नौकरी खत्म, इलेक्शन खत्म, फिल्म खत्म। अब बाद में उसको कौन पुरसाने वाले? जाओ अम्मा राजस्थान बोल के भिजा देते उसको। कहीं कर्नाटका की है वो लेडी, उदगिर की है। तो आप समझ रहे ना मेरी बात को? आखिरी सवाल, पब्लिक को इलेक्शन के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आपके घर में 10 वोट है, आप एक वोट डाल के जो है तलवार निकाल के नाच लेते मत रहो आप पोलिंग के दिन। आपके 8 वोट बोकस हो रहे हैं, एक वोट बोकस हो रहा तो अमजदुल्ला खान 2 वोट पीछे हो जा रहा। आपके घर में 10 वोट है, आप हर चीज़ है। अमजदुल्ला खान कैंडिडेट ज़बरदस्त है बोल रहे हैं, काम वाला है भाई, आधी रात को काम में आता बोल रहे हैं, एरिया को डेवलप भी करता। आप वोट देंगे तो मैं एमएलए बनूंगा, आप जब वोटिज नहीं देंगे तो मैं कहाँ से एमएलए बनूंगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा निकलो। आप देखिए पहले जो है ओल्ड सिटी की जो पोलिंग परसेंटेज होती थी वो 95% रहती थी। सलाउद्दीन साहब जब चार मीनार से एमएलए, खान साहब जो है चंद्रयान गुट्टे से लड़ते थे। आज जो है आवाम घरों से निकल रही नहीं, ये लोग बोकसिंग कर ले रही। कल एक साहब मेरे को सवाल करे, भाई आप बोल रही कि तकरीबन बच्चे बाहर चले गए, नौजवान बच्चे बाहर जाके स्टडीज़ कर रही, घर में जो है बूढ़ा बुढ़ी है, ये लोग जाके वोट नहीं डाल रहे। अब एमआई वाले बोकसिंग नहीं करना तो फिर कैसा जितना पूछ रहे हो मेरे को? देखिए आप कैसा सवाल है। तो मैं बोला भाई जो प्रेजेंट है घर में जो है 10 आदमी है, अब हम आज भी घरों में फिर रहे थे सबके, कितने वोट है? 10 वोट है भाई। सही बोलो, लास्ट टाइम कौन डाले? कई लोग बोले हम गईस ने पोलिंग बूथ को डाले नहीं वोट। टेक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।